दोस्तों, 2024 लोकसभा के चुनाव की तैयारी जोरों पर है। इसी बीच कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि हम महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए यानी हर महीने 8,300 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डालेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि युवाओं को जो ग्रेजुएटेड हैं या किसी ने डिप्लोमा किया है उनको साल के 1 लाख रुपए देंगे। किसानों को फसलों का पूरा दाम उन्हें देंगे और भी बहुत कुछ। और वहाँ बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी कुछ फायदे देने की बात की है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रीत श्री ने, जो कि बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता मानी जाती है कांग्रेस की, उन्होंने बीजेपी के इस घोषणा पत्र को झूठा पत्र बताते हुए इसका खंडन किया है। रीमा सिंह ने इस पर अपने सवाल किए हैं, जिनका सुप्रिया श्री ने गरिमा सिंह को जमकर दिया। ये देखते मजा आया। बहुत सारे आरोप हैं आप पर। आप घोषणा पत्र लेकर आए, बीजेपी कह रही है कि आप मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र ले आए, जो 1936 में मुस्लिम लीग घोषणा पत्र लेकर आई थी। आप मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, आपने 370 दशकों तक लटकाया, आपने राम मंदिर के निर्माण में बाधा पहुंचाई। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चुनाव के बाद इसकी हियरिंग होनी चाहिए। वाहियात बात है ये, और इसलिए बेबुनियाद और वाहियात बात है। और थोड़ा हिस्टोरिकली इसको शुरू करती हूं। आपने मुझसे राष्ट्रवाद की बात करी। मुझे राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज है जिस पर बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि जब इस देश की आजादी की लड़ाई में हमारे लोग शहादत दे रहे थे, हमारे लोग कुर्बानी दे रहे थे, हमारे लोग जेलों में बंद थे, हमारे नेता फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, तो इनके लोग माफीनामे और मुखबिरी लिख कर रहे थे। हमारा घोषणा पत्र 46 पन्ने का है। आप पीडीएफ सबको दे दीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें Ctrl+F करके वर्ड सर्च कर लीजिएगा मुस्लिम। अगर मुस्लिम शब्द उसमें मिल जाए तो मैं राजनीति त्याग दूंगी। भारी मिस्टेक हो गया सर। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सुप्रिया जी, आप पर्सनल लॉज की बात कर रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूसीसी की बात करता है। आप मुस्लिम, आपने हमारा मैनिफेस्टो मैंने बिल्कुल आपका मैनिफेस्टो पढ़ा है, मेरे टेबल पर रखा हुआ है। लिखा हुआ है। मेरे मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा है, वी विल एनकरेज इम्प्रूवमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पर्सनल लॉज। लेकिन ये बात वही लोग कह रहे हैं, एकदम आप ठीक कह रहे हैं कि आप रिफॉर्म करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं है। नहीं, मैंने 46 पन्ने का आपका मैनिफेस्टो पढ़ा, मेरी टेबल पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो रखा हुआ है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जितने भी पर्सनल लॉ बोर्ड्स हैं, उनमें रिफॉर्म का मतलब होता है वो यानी कि इंटैक्ट रहेंगे, रिफॉर्म होगा। और संविधान हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी है? इस पर सुप्रिया क्या कहेंगी? एब्सोल्युटली कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कोई भी ये नहीं बता सकता कि मैं किस तरह से पूजा पाठ करूं, मैं अपना विवाहित संबंध कैसे निभाऊं, मैं किस तरह से खाना खाऊं, मैं किससे मोहब्बत करूं, ये मुझे कौन बता सकता है? ये आजादी मुझे मेरे संविधान ने दी है। ये आजादी मुझे भारत के एक नागरिक होने पे है। मेरा बच्चा कल को पढ़ लिख के जो भी बनना चाहे वो बने, जिससे शादी करना चाहे, जिससे ब्याह रचाना चाहे, जिस तरह का प्रोफेशन चूज करना चाहे, जिस तरह की पूजा पाठ करना चाहे वो करे। मैं हिंदू धर्म को मानती हूं, मैं रुद्राक्ष पहनती हूं, मैं बिना पूजा पाठ किए खाना नहीं खाती हूं। लेकिन क्या मेरी अपेक्षा सारे बच्चों से ये है? बिल्कुल नहीं। ये उनकी, आपके और आपके आराध्य के बीच में, प्लीज लेट मी फिनिश। ये आपका फ्रीडम है और कोई भी इस पर जबरन आपको आशंकित नहीं कर सकता है, प्रताड़ित नहीं कर सकता। और मैं एक बात और कहूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना, आज इस देश में डिबेट क्या होना चाहिए। आपने क्योंकि मेरे मैनिफेस्टो का विषय उठाया, मैं उसको लेकर थोड़ी पैशनेट हूं, क्योंकि उसकी जब बन रहा था तो उसमें थोड़ी बहुत मेरी भी भूमिका थी। 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उसको भरने की कोई बात नहीं। हमारा मैनिफेस्टो कहता है हमारी सरकार बनेगी, हम उसको भरेंगे। हमारा मैनिफेस्टो कहता है आप लोग पढ़ लिख कर 1 साल की अप्रेंटिसशिप अगर करना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होल्डर, आपको 8500 रुपए महीना, मतलब 1 लाख सालाना पर अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत मिलेगा। हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि यहां पर इतनी सारी युवा लड़कियां मुझे दिख रही, कल को आप सरकारी नौकरियां करनी चाहिए, 50% आरक्षण लड़कियों का होना चाहिए, गरीब महिला को लाख रुपए मिलने चाहिए। हमारा मैनिफेस्टो किसान को एमएसपी की बात करता है, कर्जा माफी की बात करता है। हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि जो गिग वर्कर्स हैं, जो जोमैटो स्विगी के लोग अपनी जान की बाजी लगाकर 10 मिनट में 20 मिनट में आपके लिए खाना लाते हैं, कभी किसी ने सोचा अगर उसका हाथ पैर कट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसका क्या होगा? मैं इन्हीं बच्चों से पूछती हूँ, कांग्रेस का घोषणा पत्र जो सुप्रिया बता रही है कि 30 लाख नौकरियां भरी जाएंगी, युवाओं को अप्रेंटिसशिप मिलेगी, महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा, आप इस घोषणा पत्र में जितने वादे हैं उससे मुतमईन नजर आते हैं? क्यों मुतमईन नजर नहीं आते आप? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। क्योंकि इतने बड़े बड़े वादे कांग्रेस ने किए हैं। गरिमा जी, हमने बड़े वादे नहीं किए, यही अंतर है। मुस्कुराकर मैं ये बात जरूर कहूंगी,
हमने 15-15 लाख सबके बैंक अकाउंट में डाल दूंगा का वादा नहीं किया है। हमने 2 करोड़ सालाना रोजगार मतलब 10-20 करोड़ रोजगार 10 साल में बनाने का वादा नहीं किया है। हमने ये वादा नहीं किया है कि हम 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। हमने ये भी वादा नहीं किया है कि 2022 में किसान की आय दोगुनी कर देंगे। हमने ये भी वादा नहीं किया है कि रुपए और डॉलर को एक दाम पर ले आएंगे। हमने ये भी वादा नहीं किया है कि 35 पर पेट्रोल और डीजल बिकेगा, बिक रहा है 100 के पार। हमने ये भी वादा नहीं किया, एक मिनट, हमने ये भी वादा नहीं किया कि 2022 में देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी और देश की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की 2024 में है। किसके वादों पर भरोसा है भाई? ये युवा जो यहाँ बैठे हैं, किसके वादों पर भरोसा है आपको? कांग्रेस घोषणा पत्र लेकर आई है। ये आपकी वाहियात बात है और इसको बिल्कुल मत जोड़िए। आपके मुंह पर ये कह रही हूं, भगवान राम के नाम पर इस तरह की गंदी बात मत करिए। आपकी उम्र को भी शोभा नहीं देता है, मेरे भी जेंडर को शोभा नहीं देता कि मैं इस तरह की बात लेकिन करूं। यहां से मैं सुप्रिया जी इस डिबेट को यहां पर लेकर आई। I take offense to the statement being नहीं, आप made। अपनी बात पूरी कीजिए। रामलला और ऐश्वर्या राय की फोटो देख रहे थे, कौन सी फोटो देख रहे थे? इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बयान दिया था कि अमीर अमीर लोगों को बुलाया गया था। हाँ। और उन्होंने ऐश्वर्या राय को उतना भीड़ में कोट कर लिया था। इसका मतलब उन्होंने भी झूम करके देखा था। नहीं, सबको दिखा दिया ना। आपने देखी थी? कार सेवक को बुलाया गया था। क्या सभी कार सेवक अमीर हैं? वो गरीब नहीं थे। अब आप बोल लिए तो मैं बोलूंगी। हाँ, सुप्रिया जी जवाब आप बोल लिए। सुप्रिया जी जवाब दीजिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। उस पूरी प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी थे, अंबानी जी थे, रणबीर कपूर थे, आलिया भट्ट थी, रणवीर सिंह थे, तमाम फिल्म एक्टर्स थे, बड़े बड़े अमीर थे, सारा देश का, फ्रॉम आनंद महिंद्रा टू सुनील मित्तल थे। उसमें मुझे तो कोई गरीब नहीं दिखा और मुझे गरीब से ज्यादा दूसरी आपत्ति थी। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं और शंकराचार्य मेरे लिए, अगर ईश्वर के बाद हिंदू धर्म की संस्थापना किसी ने करी तो वो शंकराचार्य ने करी। कहां थे शंकराचार्य? क्यों नहीं थे? इस देश की प्रथम नागरिक महामहिम द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं थी वहां पर? क्योंकि वो एक आदिवासी महिला है। ना वो प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगी, ना उनको आप बुलाएंगे संसद के इनॉग्रेशन में, तो क्यों है वो इस देश की राष्ट्रपति? मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? सिर्फ क्योंकि आपको राजनीतिक लाभ उठाना है। अगर हमारे देश की प्रथम नागरिक महिला राष्ट्रपति एक आदिवासी समाज से आती हैं, इस देश का गौरव होता कि वो वहां पर बैठती, वो गौरव होता कि वो वहां पर जाती, गौरव होता हम उनको अपने से ऊंचा स्थान देते। ना वहां पर वो थी, ना वहां पर शंकराचार्य थे। और मेरा हिंदू धर्म मुझसे कहता है कि अगर शंकराचार्य किसी चीज का बहिष्कार कर रहे हैं तो हम वहां पर सम्मिलित नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन ये देश को मैसेज पहुंचा पाए क्या आप? क्योंकि बीजेपी बार बार कहती है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आपने विरोध किया, उस प्रोग्राम को आपने पॉलिटिकल कहा। ये मैसेज जो आप यहाँ फॉरवर्ड कर रही है, पहुंचा पाए आप? मुझे लगता है बिल्कुल लोग मानते हैं। ऐसा क्यों है कि मोदी जी 10 साल सत्ता चलाने के बाद आज जब चुनाव के मुहाने पर आए, जब इन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, जब इंटरव्यू स्क्रिप्टेड कर रहे हैं, जब रैली में बोल रहे हैं, मोदी जी एक भी अपनी बात नहीं करते। 10 साल बाद अगर मैं कुछ काम करूं तो मैं कहूंगी भाई मैंने 10 सालों में ये काम किया है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, आगे के लिए मुझे ऐसे वोट दीजिएगा। 10 साल बाद एक काम नहीं गिना पा रहे हैं। मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नजर में जब ये लोग आपके साथ थे, अशोक चव्हाण, शुभेंदु अधिकारी, हिमंता बिश्वा शर्मा और भी जितने महाराष्ट्र के भी लोग कुछ आप गिना रही हैं, नाम गिना रही है, उन पर कांग्रेस का स्टैंड बहुत सिंपल स्टैंड है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, करप्ट, आप क्या मानते हैं? नहीं, ये कोई क्विज नहीं है जहां मैं हाँ या ना का जवाब दूंगी। गजब बेइज्जती है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करिए। आपके सामने रिपोर्ट है 25 लोगों ने ज्वाइन की कांग्रेस या बाकी अन्य दलों से बीजेपी, 23 के खिलाफ क्यों बंद हो गई कार्रवाई? प्रफुल्ल पटेल जब तक बीजेपी में नहीं जाते हैं तब तक उन्होंने एयर इंडिया का घोटाला किया, बीजेपी में जाते हैं सीबीआई केस क्लोज कर देती है। नहीं तो वही सीबीआई सुप्रिया जी, नहीं मैं ये कह रही हूं, सुनिए अब मेरा सवाल भी सुनिए। आप बात को घुमा रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घुमा रही हूं, मैं सवाल पूछूंगी और मैं ये कह रही हूं, आपको जलेबी नहीं बनाने दूंगी। सवाल तो सुनिए। आपने कहा, क्या बोला, मैंने वो करप्ट है या नहीं है इसका फैसला ना गरिमा सिंह करेंगी ना सुप्रिया श्रीनेश। एब्सोल्युटली फाइन। इसका फैसला एजेंसीज और जांच करेगी। लेकिन उन्हीं एजेंसियों पर जाते हैं तो वो जांच बंद हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, आप सुनिए ना सुप्रिया, सुनिए। उन्हीं आप सबको ले लीजिए अपनी जिन पार्टी। एजेंसियों पर आपका आरोप है, सवाल तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने जितने लोगों को भ्रष्टाचारी कहा आप ले लीजिए अपनी पार्टी में, कोई दिक्कत नहीं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपको कल तक भ्रष्टाचारी लगते थे, आज नहीं लगते, आप ले लीजिए।
उनके खिलाफ आप एक्शन क्यों बंद कर देते हैं? उनके खिलाफ ईडी सीबीआई जांच क्यों बंद कर देते हैं? एब्सोल्युटली, मैंने ये कहा कि आपको लगता है कि सीबीआई करनी चाहिए जांच। पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर नाच रही, मैं मानूं ये? नाच रही है। हाँ। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स उनकी फ्रंटल बन चुकी है। फ्रंटल इस ऑर्गेनाइजेशंस। कैंपेन के स्टार प्रचारक अकेले मोदी जी नहीं है, ठीक है। ईडी, सीबीआई और इनकम और ये टैक्स है। विपक्ष कह रहा है, क्योंकि होता दिख रहा है, देश देख रहा है, होता आप दिख भी रहा है। देख रही हैं। हाँ, मैं भी देख रही हूँ, आप भी देख रही हैं, मैंने मानी आपकी बात। उसी सीबीआई दो को मुख्यमंत्रियों को देश में हाँ। आपने जेल में डाल दिया। लेकिन कोर्ट कह रहा है ना सुप्रिया जी, कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध नहीं है, इलीगल नहीं है। बहुत अच्छी बात। इसी कोर्ट ने संजय सिंह को करीब 6-7 महीने जेल में रखा और अंततोगत्वा जिस दिन बेल का दिन आया तो उन्होंने कहा हम 2 बजे सुनवाई करेंगे। ईडी ने कहा कि नहीं, इसको मामले को एडजर्न कर दीजिए। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, अगर आपके पास साक्ष्य है तो आप लाइए, नहीं तो हम 2 बजे फैसला सुनाएंगे। ईडी ने आके वापस 2 बजे क्या कहा? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इनको रखने का, हम कोई भी साक्ष्य नहीं जुटा पाए। शाबाश बेटा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।